हेलो फ्रेंड्स। देखिए, अब आप लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं आईआईटी जैम का और गेट का। जो एमएससी वाले बच्चे होंगे वो गेट का एग्ज़ाम दिए होंगे और जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिए होंगे। लास्ट संडे को एग्ज़ाम था तो एक वीक थोड़ा ब्रेक ले लिया हम भी, ठीक है, और आप लोग भी ब्रेक ले लिए। अब हम लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम का स्टार्ट करना है PYQ, दैट इज जस्ट जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए और पीएचडी के लिए। मतलब ये एग्ज़ाम में दोनों बच्चे बैठेंगे, ग्रेजुएशन वाले भी बैठेंगे और ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी इन एग्ज़ाम को देंगे। तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए तो पोस्ट जो इंटीग्रेटेड पी अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेस्ट एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों को इंटीग्रेटेड पीएचडी में और पीएचडी में इनरोल करवाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी in top research organization of India, which includes Bose Institute, Indian Institute of Mathematical Science Chennai, HRI इलाहाबाद, जो टॉप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सब हैं वो सब जेस्ट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं अपने इंटीग्रेटेड पीएचडी के कोर्सेज में और पीएचडी के कोर्सेज में। तो जो पीएचडी के कोर्सेज है उसमें तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे अप्लाई करेंगे और जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला कोर्स है उसमें ग्रेजुएशन के बच्चे अप्लाई करेंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम का पेपर जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बच्चों के लिए सेम पेपर आता है, सेम पेपर आता है। पूरा पेपर जो है वो ग्रेजुएशन के बच्चों को भी करना है और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी करना है। तो जो भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने वाले ग्रेजुएट बच्चे भी होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी होंगे, वो पूरा पेपर ये उनके लिए सेम रहेगा, ठीक है। बट कंपटीशन आपस में रहेगा, मतलब ग्रेजुएट बच्चों से कॉम्पीट करेंगे फॉर द इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट से ही कम्पीट करेंगे फॉर पीएचडी कोर्सेज, ठीक है। तो कंपटीशन अलग अलग है, पेपर सेम है। तो ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है क्योंकि जो सिलेबस है वो ग्रेजुएट सिलेबस तो है ही, साथ में कुछ टॉपिक जो है पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस का भी इसमें आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो कंपेयर टू आईआईटी जैम हाई रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड इसका क्वेश्चन का रहता है। तो सारा हम लोग PYQ अभी तक मार्केट में देखो 2012 से 22 तक का पेपर अवेलेबल है। तो हमने क्या किया है, इसको पहले तो टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है, क्लासिकल मैकेनिक्स, EMT, क्वांटम, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ऐसे सेग्रीगेट कर दिया है। अब फर्दर टॉपिक को भी सब टॉपिक में सेग्रीगेट कर दिया है, जैसे अभी न्यूटन लॉज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोग का उसमें PYQ करेंगे हम लोग सेंट्रल फोर्सेज का। तो मैकेनिक्स को भी 10-11 टॉपिक में डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी हो करने में। मतलब आपने जैसे न्यूटन लॉज कर लिया तो उसके PYQ कर लीजिए, जो नेक्स्ट ईयर भी बच्चे देंगे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जैसे सेंट्रल फोर्स टॉपिक कोई करता है तो सेंट्रल फोर्स का PYQ कर लेगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट जो देंगे जेस्ट का एग्ज़ाम और जो इस साल दे रहे हैं दोनों के लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगा मेरा, लेकिन ठीक है, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मतलब हम लोग तो इसीलिए है ना यहाँ पे कि भाई आप लोग को हेल्प करें टू स्टडी फिजिक्स एंड टू क्वालिफाई एग्ज़ाम्स ऑल्सो। मेन जो टारगेट रहता है कि बच्चे फिजिक्स सीखें, ठीक है। क्वालिफाई एग्ज़ाम करना तो चलो वो तो बाई प्रोडक्ट है, फिजिक्स सीख लेंगे तो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब जेस्ट का एग्ज़ाम का देखो फॉर्म निकला हुआ है, जो लोग नहीं भरे हैं उसको भरिए, ठीक है। 25 फरवरी तक लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का। jest.org वेबसाइट है तो उस पर जाके भरो उसको, ठीक है। और रेस्ट ले लिए एक सप्ताह, अब स्टार्ट कर दीजिए एग्ज़ाम का तैयारी। अगर जैम का एग्ज़ाम ख़राब भी हुआ है या गेट का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है तब भी आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो सारा एग्ज़ाम इक्वल सीरियसनेस के साथ देना है, ठीक है। और इसका जो है टेंटेटिवली डेट जो फिक्स कर रखा है इन्होंने, 11 मार्च का डेट इन्होंने फिक्स कर रखा है। टेंटेटिवली लिखा हुआ है, मतलब चेंज भी हो सकता है। तो अभी तो हम लोग यही मान के चले हैं कि 11 मार्च को एग्ज़ाम है और उसके पहले हम लोग को PYQ सारा करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो टारगेट थोड़ा सा एम्बिशियस है, सारा PYQ करना। मतलब 12 कितना साल हो गया जी, 2012 से लेकर 2022, मतलब 11 साल हो गया ना। 11 साल में
50 क्वेश्चन आ रहा है एक साल में, तो 11 × 55 550 क्वेश्चन प्रति वीक टारगेट। ठीक है, तो इसको करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, हम लोग एंजॉय भी करेंगे। IIT जैम वाला तो थोड़ा सा हम लोग बोर भी हो रहे थे कि उसमें पेपर क्वेश्चन जो था बहुत इजी था, तो उतना इंटरेस्टिंग हमको नहीं लग रहा था, मतलब कि है ना, बहुत इजी कोई चैलेंज ही नहीं था। तो इसमें थोड़ा सा सही रहेगा, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेगा, तो उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स देखो हर साल हम देखे हैं क्वेश्चन आता है, 2022 में हम देखे क्वेश्चन जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आता रहा है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हम वो सब टॉपिक शामिल करेंगे, जैसे न्यूटन लॉज हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फिर कोलिजन हो गया। ठीक है, ये सब टॉपिक हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला इसी के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं, वर्क, पावर, एनर्जी। ठीक है, तो उसके मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सिर्फ नहीं है, बल्कि ग्रेजुएट लेवल पे जो ये सब पढ़ाते हैं 10+2 लेवल पे, वो सारा टॉपिक इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक है, आज संडे का दिन है, आई थिंक टुडे इज 19 ऑफ फरवरी। तो लेट्स स्टार्ट। एवरीडे हम लोग एक एक वीडियो इसमें डालेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग देखिए उसको। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ज्वाइन मतलब कोई चार्जेस नहीं है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वो इसको बाकी लोगों को भी बताइए, बेनिफिटेड होंगे, है ना। रिसोर्सेज आर गुड, तो एरर फ्री सॉल्यूशन हम देंगे इसमें। और सारे ही एग्ज़ाम हम लोग एक एक करके टारगेट करेंगे। अभी जेस्ट वाला करते हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का तो कोई एग्ज़ाम नहीं है उसके बाद, तो हम लोग जेई मेन और जेई एडवांस वाला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नेट का स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, यू कैन ज्वाइन इट। और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप, टी विद द लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड कीजिए एंड यू हैव द कोर्सेज इन वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, तो उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन दिस PYQ। इसमें दो तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक तो MCQs मिलेगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो MCQs पहले स्टार्ट किया जाए। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। ए गर्ल मेजर्स द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो उसका बनेगा, तो इसको स्मॉल ऑसिलेशन में ही जाना चाहिए था, बट ठीक है चलो। A girl measures period of simple pendulum inside the stationary lift and find it to be t second. Okay, if the lift accelerate upward with acceleration of g/4, मतलब ये लिफ्ट है और ठीक है ऐसे है, तो क्या क्या फोर्स लगता है इसमें, एक तो mg लग रहा है। अब लिफ्ट जो है तुम्हारा अपवर्ड एक्सीलरेट कर रहा है g/4 से। ठीक है, तो अगर नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में रखे इसको करें, तो एक सूडो फोर्स लगा लेंगे हम लोग, mg/4। तो एक तरह से नेट फोर्स, एक तरह से अगर हम लोग कहेंगे इफेक्टिव जी, सिंपल पेंडुलम में देखो जो टाइम पीरियड होगा वो 2πL/g होता है। तो अगर लिफ्ट में रखा हुआ, लिफ्ट फॉरवर्ड अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इफेक्टिव जी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आ गया भाई, mg प्लस mg/4, g/4 से ज़्यादा ना, तो 5mg/4 हो गया। मतलब इफेक्टिवली जी जो हो जाएगा, अगर यहाँ टाइम पीरियड का कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इफेक्टिवली जी इज 5g/4। तो टाइम पीरियड हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2π, लिफ्ट में रखा हुआ है तो ये जाएगा 5g/4। मतलब एक तरह से √2 √5 इंटू टी हो जाएगा, 2/√5 इंटू टी। समझ रहे हो ये चीज, ठीक है जी। इन जनरल देखो आपको बता दें, अगर जैसे कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और वो जिस फ्रेम में है, अगर वो फ्रेम मान लो ए से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग जी डैश जो लेते हैं, हम लोग लेते हैं g² प्लस a², ऐसा ले लेते हैं। ठीक है,
और उस केस में टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई ये लेते हैं। बट यहाँ तो mg/4 जो है वो सेम डायरेक्शन में है ना, सेम एज mg, तो g डैश विल बी g प्लस g/4। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। ये देखो 2012 में आया था। 2012 के पहले भी जेस्ट का एग्जाम होता था। हमको याद है कि एक मेरा स्टूडेंट था 2007 में ही, वो सेकेंड रैंक ले आया था जेस्ट में, सेकेंड ईयर में, ठीक है। ओके, ये देखो 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके अच्छे हैं, मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन सब है। देखो क्या बोल रहा है, a particular mass m is thrown upward with velocity v and there is retarding air resistance proportional to square of velocity with proportionality constant k, ठीक है। पार्टिकल को ऊपर हम लोग थ्रो कर दिए हैं और सब फोर्स क्या क्या लग रहा है, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो इसको v नॉट कर दें, v को एट टाइम t वेलोसिटी मान लिया जाए, that v is the velocity at time t, initially v is v naught at t equal to 0। तो एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है वो, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k v स्क्वायर। If the particle attains maximum height after time t and g is gravitational acceleration, what is the velocity? अच्छा v क्या है, v पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो अगर इक्वेशन ऑफ मोशन देखें हम लोग, तो आई कैन से m dv by dt विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, सो नेट फोर्स यू हैव इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आ रहा ना। ओके, अब ठीक है, सो दिस इज mdv mg प्लस kv स्क्वायर माइनस साइन and dt, okay। So if I take this k outside, this will be mdv mg by k plus v square नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो this can be written as or we can write it as minus k by m dt इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं वो एक्सप्रेशन, क्या होता है, tan इनवर्स dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। ये हम लोग इंटीग्रल का फार्मूला यूज कर लिया जाए, ठीक है। और लिमिट भी पुट कर लेते हैं हम लोग, एट t को 0 वेलोसिटी क्या है, v नॉट है, और टाइम t पे वेलोसिटी 0 हो गया, सबसे हाईएस्ट पोजीशन टाइम t में रीच कर जा रहा है ये, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये आ जाएगा, दिस विल कम एज 1 अपॉन mg by k tan इनवर्स v अपॉन ये a स्क्वायर हो गया ना, ये फार्मूला यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस k बाई एम टी, और लिमिट क्या पुट करोगे, v नॉट टू 0 एंड 0 टू t, ठीक।
तो ये आ जाएगा तुम्हारा k बाई mg अंडर रूट tan इनवर्स, इसको ऐसे ही रहने दो, एंड दिस इज k बाई एम टी। ठीक, ओके, इसको और प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये आएगा v इक्वल्स टू mg बाई k, ये v नॉट हो गया एक तरह से, और tan k बाई m ठीक है जी। तो कौन सा मैच कर रहा है तुम्हारा? हाँ, यार ये कुछ इशू है इसमें, हमारा तो सही है, हम जो किए हैं वो सही है, पहले इसको हम पूरा कर लें। मेरा सही है भाई, m बाई एम के बाई, सॉरी हाँ, देखो ऐसा है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिटी लैक कर रहा है, ये आंसर हमारा सही है, क्या लिखा है, रिटार्डिंग एयर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k। तो मेरे ख्याल से ये m भी इसके अंदर होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये m से इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो m तो रहेगा ही, फिर m तो फिर रहेगा ही ना, तभी वो m से इंडिपेंडेंट बनेगा। ऐसे केस में देखो, अगर m से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो जो है C आंसर सही बनेगा, m से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देन C विल बी करेक्ट आंसर। बट क्वेश्चन लैक्स क्लैरिटी, वो m यहाँ नहीं रहेगा तो फिर तो मतलब समझ रहे हो ना कि एयर, यहाँ पे क्वेश्चन से पढ़ने में तो वही लग रहा है ना भाई कि दे रिटार्डिंग एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस मतलब फोर्स ही मानेगा ना के वी स्क्वायर का, तो ठीक है, के वी स्क्वायर का फोर्स मानेगा, तो m रहेगा तभी जाके डिवाइड होके m इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मतलब आंसर देखो ये होना चाहिए, और अगर m के को मतलब रीडिफाइन कर दे कि k बाई एम इज k डैश, तो उस केस में हमारा मतलब ये आंसर आ जाएगा। ये इसी में मान लो हम कहें कि योर k by m is k dash, then in that case your v naught is going to be simply g by k dash and tan of, sorry, ये आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मतलब we have not committed any mistake, question lacks a small bit of clarity,
उस केस में नियरेस्ट जो है ना वो आंसर आप मार्क कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन कब आया था देख लो, ये 2013 में आया था। अब 2015 आया, देखिए 2015 में आया क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्या बोल रहा है देखो, ए चेन ऑफ मास m and length L is suspended vertically with lower end lower end touching a weighing scale. A chain is released and falls freely on the scale. Chain is released and falls freely on the scale, neglecting the size of individual link. What is the reading of the scale when the length x of the chain has fallen? देखो ये क्वेश्चन देखो 2015 में तुम्हारा आया है। ये सरफेस है, वेइंग स्केल है, और इस टाइप से आपको दिखना चाहिए। एक बच्चा कंप्लेन किया था कि बोर्ड के सामने आप आ जाते हैं तो दिखता नहीं है। ठीक है, ऐसे और यहाँ से क्या किया, इसको छोड़ दिया है तो जो चेन होगा इस पे आने लगेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताओ वेट क्या है चेन का, वेइंग स्केल, ये वेइंग स्केल है। When x amount of chain is already on the weighing scale, जो x on the weighing scale आ जाएगा और यहाँ पे क्या है L minus x, तो क्या रीड करेगा बताओ वेइंग स्केल। एक तो देखो वेइंग स्केल रीड करेगा कि कितना चेन ऑलरेडी इस पे लाई कर रहा है उसका वेट, और दूसरा वेट जो रीड करेगा वो रीड करेगा कि ये जो चेन फॉल कर रहा है तो यहाँ पे एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, उसका ऑफकोर्स रिएक्शन भी चेन पे लगेगा, बट फॉलिंग चेन की वजह से यहाँ पे एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, mv से सीधे 0 हो जा रहा है, तो एक फोर्स वेइंग स्केल पे लगाएगा। जो रीडिंग होगा वेइंग स्केल का, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू ऑफ वेइंग स्केल इज बेसिकली इक्वल टू weight of chain lying on the scale plus thrust force. Thrust force का thrust force of the falling chain, thrust force of the falling chain। ठीक है, अब मास पर यूनिट लेंथ कितना है, व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ। मान लो कि चेन में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो लैम्डा इज गोइंग टू बी व्हाट m by l। so weight of the chain lying on the scale, this is I can call it w1 and this is w2। तो w1 क्या हो जाएगा, w1 is going to be lambda into x is the mass and g ये वेट हो जाएगा। so I can say this is equal to mgx by l। ये तो वेट हो गया इसका जो लाई कर रहा है, और जो गिर रहा है वो भी एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा, तो वो थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला आपको पता है, दैट इज इक्वल टू v dm by g dm by dt। v dm by dt, v is the velocity of the added or ejected mass with respect to the parent body। ठीक है, और dm by dt is the rate of change of mass। dm by dt मतलब कितना मास एक सेकेंड में फॉल कर जा रहा है, कितना मास एक सेकेंड में इस पे फॉल कर जा रहा है। तो एक सेकेंड में कितना मास फॉल करेगा, एक सेकेंड में कितना लेंथ ऑफ चेन नीचे आ जाएगा, एक सेकेंड में कितना लेंथ ऑफ चेन नीचे आ जाएगा। देखो वेलोसिटी जो है, ये जो ये वाला पार्ट तो फ्रीली फॉलिंग है ना,
ये वाला पार्ट आपका फ्रीली फॉलिंग है, दिस इज फ्रीली फॉलिंग पार्ट, ठीक है। तो क्या वेलोसिटी होगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, कितना मास है इसका, मास इज गोइंग टू बी, दिस इज इक्वल टू, एक तो v आपका dm by dt will be what, m 1 minus m by, you can say lambda into L minus x into g। ये मास जो हवा में है वो है, ठीक है, दिस इज अ मास विच इज इन द एयर, ठीक है। सो व्हाट इज dm by dt, ये हो जाएगा लैम्डा g dx by dt, और एक कह सकते हैं कि लैम्डा g v, तो ये आ जाएगा लैम्डा g v स्क्वेयर, v स्क्वेयर, लैम्डा g v स्क्वेयर। अब कितना फॉल कर गया, x अमाउंट फॉल किया है ना, x अमाउंट, ये जो चेन है वो पहले पूरा लेंथ l हाइट तक था, अब x हाइट फॉल किया, x हाइट फॉल करेगा तो क्या वेलोसिटी उसका आ जाएगा, लैम्डा आपका क्या है m by l, और x हाइट फॉल करेगा तो वेलोसिटी विल बी √2gx, और स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, नहीं जी कहाँ से आ गया, जी तो कहीं नहीं है भाई, ओह ये हटाओ, मास का ही तो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 2mgx/L, ठीक है, ये तुम्हारा W2 हो जाएगा, तो लिख दो दोनों, W1 आ गया mgx/L, तो थर्स फॉर 2mgx/L हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा, ठीक है भाई, 3mgx/L आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3mgx/L। समझ में आ रहा है, ये हम लोग थर्स्ट फोर्स का एक पूरा वीडियो बना रखे हैं भाई, थर्स्ट फोर्स सर्च करोगे ना यूट्यूब में, जाए सॉरी मेरा प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे ही है, तो उसको बढ़िया से हम पढ़ा रखे हैं, वेरिएबल मास सिस्टम का एक टॉपिक है, उसे हम पढ़ा रखे हैं, तो उसमें जाओगे तो ये मिल जाएगा तुमको, VR dm by dt कैसे थर्स्ट फोर्स निकालते हैं वो भी हम बता रखे हैं, और उस पे उसको यूज करके 2-4 सवाल भी बता रखे हैं, रॉकेट मोशन भी डिस्कस कर रखे हैं, तो उसको देखोगे तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने का इच्छा है थर्स्ट फोर्स क्या होता है कैसे होता है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं इच्छा है तो फिर आप समझिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, तो ये रीडिंग ऑफ द वेइंग स्केल जो आ जाएगा 3mgx/L हो जाएगा, ठीक। तो ये 2015 में क्वेश्चन देखो आया था, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2015, ये देखो, ये भी ऐसे स्मॉल ऑसिलेशन में आया, लेकिन बट मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k is stretched by x, it takes twice much work to stretch the second spring by x by 2, force constant of the second spring is what। देखो स्प्रिंग को x अमाउंट से स्ट्रेच करोगे तो वर्क डन जो हो जाएगा वो सारा का सारा उसके पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा, सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग बाय x वुड बी दिस, ठीक है। और एक दूसरा स्प्रिंग है, उसका मान लो स्प्रिंग कौन सा k डैश है, तो कह रहा है कि जो W2 है ना, अगर हम लोग x/2 स्ट्रेच करते हैं तो एनर्जी कितना वर्क डन होगा x/2 स्ट्रेच करने में, इतना हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो सेकेंड स्प्रिंग को x/2 स्ट्रेच करने में जितना वर्क डन है वो बेसिकली पहले वाले का ट्वाइस है, यही लिख रखा है ना, तो बोल रहा है कि बताओ k डैश क्या होगा, तो k डैश कितना आ रहा है तुम्हारा 8k आ जाएगा,
ये एक तरह से समझो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन जस्ट का मान सकते हो इसको, ठीक है। और वो सिंपल पेंडुलम वाला भी बहुत सिंपल था, ठीक है। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा तो ठीक है, तो उसको कर लेना है। सिंपल क्वेश्चन में बहुत जल्दबाजी लोग कर देते हैं तो उसको भी कई बार गलती कर देते हैं, वो काम नहीं करना है। फ्लूइड वगैरह का भी क्वेश्चन जो है हम इसी में इंक्लूड कर लिए, क्योंकि कितना चैप्टर बनेगा, बहुत सारा चैप्टर बन जाएगा कि इसमें हम लोग को सेंट्रल फोर्स के साथ साथ हम लोग को लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, स्मॉल ऑसिलेशन और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो बहुत सारा और भी अलग टॉपिक है ना जो ग्रेजुएट लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो सब भी करना पड़ेगा। तो अब इसको सेग्रीगेट नहीं किया हमने। फ्लूइड का एक आध क्वेश्चन कभी कभार आया है तो दैट डजंट मेक सेंस कि इसका एक अलग वीडियो हम बनाएं, ठीक है। तो इसी में कर देंगे। देखो क्या लिखा है, वाटर इज पोर्ड एट ए रेट ऑफ r मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सिलिंड्रिकल टॉप इनटू द सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर d। मतलब एक सिलिंड्रिकल वेसल है तुम्हारा, और d डायमीटर है, ठीक है। वेसल हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ एरिया a एट द बॉटम, बॉटम पे ना एक ओरिफिस है, इसमें से लिक्विड बाहर आएगा और ऊपर से हम लोग लिक्विड डाल रहे हैं। क्या रेट से डाल रहे हैं, r मीटर क्यूब पर आवर, ठीक। At the bottom, what should be the minimum height of the vessel so that water does not overflow? देखो ओवरफ्लो रोकना है तो कैसे होगा, ओवरफ्लो तभी नहीं होगा जब जितना पानी निकल रहा है वो जितना पानी घुस रहा है उससे बड़ा होगा। द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग आउट शुड बी मोर और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज कमिंग इन, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग आउट शुड बी मोर देन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज पोरिंग इनटू द वेसल। जितना सिलेंडर में पानी गिर रहा है उससे ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए जितना पानी बाहर जा रहा है, तभी ओवरफ्लो नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो अब देखो कितना पानी बाहर जा रहा है, बाहर जो जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज गोइंग आउट विल बी हाउ मच, इट विल बी A into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हम लोग पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज इक्वल टू 2gh। तो A इंटू दिस इज वाटर विच इज कमिंग आउट, राइट, एंड दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू R, that should be more than equal to R, ठीक है। that means है ना, तो ये आपका एच मीन हो गया एक तरह से R स्क्वायर अपॉन 2GA स्क्वायर। डी का तो कोई रोल नहीं है, डी का बस रोल यही है कि वेलोसिटी रूट 2GH, उसमें हम लोग इक्वेशन कंटिन्यूटी में इस फैक्ट का यूज करते हैं कि डी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ए, डी इज वेरी लार्ज कंपेयर, डी मतलब डी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रूट ए, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें, बी इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर, ओके। ये आपका 2017 में क्वेश्चन आया है, 2022 तक पेपर अवेलेबल है तो उसको करेंगे हम लोग, ठीक। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा देखो लोग आजकल वीडियो बना रहा है, बहुत लोग बहुत यंग है, अच्छा काम कर रहे हैं, बट थोड़ा और पढ़ के वीडियो बनाना मांगता है। क्या देखो क्या लिख रहा है, कंसिडर particle A of mass ma colliding elastically into another point particle B of mass mb at rest। अच्छा ठीक है,
एम ए जो है एम बी से कोलाइड कर रहा है और एम बी जो है रेस्ट पे है। ओके ओके, आफ्टर कोलिजन रेशियो ऑफ के ई ऑफ बी टू द के ई ऑफ ए इज गिवन बाय। अच्छा ठीक है, देखो इलास्टिक कोलिजन में जैसे when you have elastic collision, like see you have MA and here you have MB, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दिस इज योर वेलोसिटी v, तो योर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। दिस इज बिफोर कोलिजन, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा? सपोज MA स्टार्ट मूविंग विथ V1 and MB स्टार्ट मूविंग विथ V2, ठीक है। ठीक है, ऐसे देखो, ठीक है चलो करते हैं। आंसर इसका ए या बी में से कोई एक होगा, ठीक है, क्योंकि गामा 1 करेंगे तो एम मतलब के ई बी बाई के ई ए विल बी इक्वल। ओके चलो ठीक है, करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक तो आपका आ जाएगा इक्वेशन ये मोमेंटम कंजर्वेशन से, मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा MA V1 विल बी इक्वल टू MA इंटू बी, ठीक है। और एक एनर्जी कंजर्वेशन से आ जाएगा तो के आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू के बिफोर कोलिजन। या तो वो लगा लो, या दूसरा तरीका ये है कि आप कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन लगा लो। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ योर इलास्टिक कोलिजन इज 1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया माइनस VB इज व्हाट, VB इज बेसिकली V2 एंड VA इज V1, तो माइनस V1 प्लस V2 इज V, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और MB बाई MA दे रखा है गामा, तो MA से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा गामा V2 इक्वल्स टू V, ठीक है। ये कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन से आ गया, कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन से आ गया, इसको सॉल्व कर लो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? V2 विल बी ट्वाइस ऑफ गामा प्लस 1V। अच्छा, हम लोग क्या निकालना है? V2 ही निकालना है, क्योंकि हम लोग को निकालना है के आफ्टर कोलिजन अपॉन के बिफोर कोलिजन, ठीक है। सो MB बाई MA इज गामा एंड V2 स्क्वायर बाई V square is going to be 4 upon this, यानी ये आ जाएगा 4/1 प्लस गामा प्लस 1 बाई गामा प्लस गामा 2, ठीक है। अच्छा, शुरू में हम क्यों बोले थे कि ए या बी में से कोई एक होगा? नहीं, ठीक है चलो शॉर्टकट में मत जाओ, सी ए आंसर हो जाएगा तुम्हारा। मतलब एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो आइडेंटिकल मासेस होते हैं तो उनके वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब अगर ये दोनों का मास सेम रहेगा ना तो MA रेस्ट पे आ जाएगा, MB V वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। उस केस में ये जो रेशियो होता है 1 होता है, लेकिन
गामा इक्वल टू 1 करोगे तो ये तीनों में 1 आ रहा है, तो ठीक, मतलब दिमाग लगाया है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा उस केस में। ठीक है, ओके, बढ़िया, ठीक है जी। ओके, तो ये 2017 में देखो क्वेश्चन आया था। ये देखो 2018 का क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है? ए बॉल ऑफ मास m starting from rest falls a vertical distance of h before striking a vertical spring which is compressed by distance delta. What is the spring constant of the spring? Measure all vertical distance from the point where ball first touches the uncompressed spring. Set the point as origin of the vertical axis. ठीक है, बढ़िया बात है। देखिए ये स्प्रिंग है और एक बॉल है मास m का, ठीक। अब क्वेश्चन वाले ने रेफरेंस भी चूज करने के लिए बता रखा है, हालांकि ऐसे ये इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं था, रेफरेंस हमेशा ऑब्जर्वर लेता है। इसको बोल रहा है रेफरेंस लो तुम h के लिए, ठीक है। तो शुरू में क्या था, हाइट h पे बॉल था, तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम का टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, क्योंकि स्प्रिंग तो अभी अनस्ट्रेस्ड है, स्प्रिंग तो अनस्ट्रेस्ड है। तो व्हाट इज द एनर्जी इन द बिगिनिंग? mgh, ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम लोग, बाद में क्या हो जा रहा है, बाद में ये बॉल इसको हिट कर रहा है और जो यहां पे बॉल आ जा रहा है, हिट करने के बाद बॉल यहां आ जा रहा है, यानी कि ये रेफरेंस से डेल्टा एंगल कंप्रेस कर दिया उसको। तो अब एनर्जी क्या होगा, एक तो ये रेफरेंस हमारा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस mg डेल्टा, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है, पोटेंशियल जो घटा है, वो कहाँ जाके अपीयर हुआ है, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में अपीयर हो गया है, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल यस, क्या पूछा है, स्प्रिंग कौन से पूछा, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये आपका डेल्टा कंप्रेस हुआ है ना, तो लेट्स राइट इट एज डेल्टा स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू इनिशियल पी। तो इनिशियल, ये फाइनल इनिशियल एनर्जी है mgh, जो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी के फॉर्म में है। अब फाइनल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी चूंकि रेफरेंस से नीचे चला गया तो माइनस mg डेल्टा लिख दिए, और डेल्टा कंप्रेस हुआ है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिक्रीज हुआ है वो बेसिकली स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में अपीयर हो गया है। तो k कितना आ जाएगा, k विल बी इक्वल टू सिंपली mg h प्लस डेल्टा ट्वाइस अपॉन डेल्टा स्क्वायर। तो कौन सा आंसर दिख रहा है तुमको, ए आंसर सही है, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2018, ठीक है। 2018 में ज्यादा क्वेश्चन आया है। देखिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल फोर्स F equal to mg is applied to the block, okay. If mu is the static friction between block and the plane, the range of theta so that block remains stationary is, देखिए गुड क्वेश्चन, ये ब्लॉक दे रखा है, ठीक। अब बोल रहा है कि इस पे एक फोर्स हम लोग लगा दिए हैं, अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा। क्या क्या फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है देखो पहले,
पहले तो वो ड्रा करो। एक तो mg फोर्स लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन, और एक और फोर्स लगा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स mg इज अप्लाई टू द ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल फोर्स mg इज अप्लाई टू द ब्लॉक। मान लो mg फोर्स, अच्छा कैपिटल एम मास दे रखा है, हम लोग स्मॉल एम ले लिए हैं तो कोई नहीं, स्मॉल एम ही ले लो, ठीक है। एक mg फोर्स ये और लगा दिया है, ठीक है, ये है mg फोर्स। एक तो mg फोर्स अर्थ लगाएगा और एक mg फोर्स बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लगा दिया है, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि क्या रेंज ऑफ थीटा होगा, थीटा का क्या रेंज होगा ताकि ब्लॉक स्टेशनरी हो। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स लगाना है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बनेगा, किधर लगेगा, ये डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ये डिपेंड करेगा कि इस बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम है उसके अंदर स्लिपिंग का टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में स्लिपिंग का टेंडेंसी है, ये किधर को स्लिप करने का टेंडेंसी रखता है। स्लिपिंग का टेंडेंसी किधर होगा ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल थीटा क्या है। देखो कैसे, पहले तो एक्सिस चूज कर लो, ये एक्स ले लो इसको, चाहे चलो दूसरा कलर में यूज करते हैं, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये भी थीटा हो जाएगा। सो व्हाट विल बी नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, net force in x direction would be mg sin थीटा, ठीक है, माइनस mg cos थीटा। अब mg sin थीटा बड़ा होगा कि mg cos थीटा बड़ा होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो थीटा पे डिपेंड करेगा, वो थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री से कम हुआ तो उस केस में mg cos थीटा वुड बी हायर, और उस केस में ब्लॉक के अंदर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और फ्रिक्शन जो है डाउन द इंक्लाइन लगेगा। लेकिन अगर थीटा मान लो 45 डिग्री से बड़ा है, इन दैट केस mg sin थीटा विल बी मोर देन mg cos थीटा, और इस ब्लॉक के अंदर जो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होगा वो डाउन द इंक्लाइन होगा और उसके से फ्रीक्वेंसी अप द इंक्लाइन लगेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। देखो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा ये डिपेंड करता है कि जो एग्जिस्टिंग बाकी फोर्सेज जो है वो इस ब्लॉक के अंदर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग किस डायरेक्शन में होगा वो डिपेंड करेगा इनके वैल्यूज पे, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द एंगल थीटा, ठीक है। तो थीटा का एंगल चूंकि साइन थीटा कॉस थीटा है तो हम लोग जानते हैं 45 डिग्री तक जो है वो कॉस थीटा बड़ा होता है और 45 के ऊपर साइन थीटा बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अगर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, अगर थीटा जो है तुम्हारा 45 से कम हुआ उस केस में टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग जो होगा वो अप द इंक्लाइन होगा और उस केस में फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन डाउन द इंक्लाइन एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू प्लस एफ, ठीक है, प्लस एफ एंड दैट वुड बी शुड बी इक्वल एफ, ऐसे वैल्यू पे जाके एडजस्ट करेगा कि नेट फोर्स एक्टिंग along x direction will be 0, net force acting along x direction is going to be 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, F will be equal to mg sin थीटा, थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है, देखिए mg sin थीटा
F will be equal to mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो ये जो F है, जो फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन और n क्या है देखो, y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, सो आई कैन से n माइनस mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, इसका कॉम्पोनेंट होगा ना जी, इज इक्वल टू 0, यानी n हो गया तुम्हारा mg sin थीटा प्लस cos थीटा, so that is equal to mg और म्यू भी sin थीटा प्लस cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा हम लोग का म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक, अच्छा, अब sin थी cos थीटा डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा एंड 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू म्यू बाई 1। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दोगे तो चलो अभी इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। चल लिख लो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू प्लस म्यू tan थीटा is greater than equal to 1 minus tan theta, or you can say tan theta would be greater than equal to 1 minus mu and 1 plus mu. Tan theta should be greater than 1 minus mu upon 1 plus mu. तो सी आंसर तो आ रहा है, हाफ पार्ट तो मैच कर रहा है तुम्हारा। ये यहीं से ऐसे तो ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग कह सकते हैं कि सी आंसर इज करेक्ट आंसर, बट क्योंकि हम लोग कोई जल्दी नहीं एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर ले। तो ये तो एक केस था ना कि थीटा का वैल्यू अगर नीचे रहा 45 से तो उस केस में तुम्हारा mg कॉस्ट है mg साइन से बड़ा होगा, और उस केस में स्लिपिंग का टेंडेंसी जो होगा अप द इंक्लाइन होगा, और उस केस में स्ट्रैटिफिकेशन डाउन द इंक्लाइन होगा। लेकिन एक इसका दूसरा केस भी हो सकता है, अगर थीटा का वैल्यू 45 से बड़ा हुआ उस केस में mg sin थीटा वुड बी मोर देन mg cos थीटा, और उस केस में स्लिपिंग का टेंडेंसी डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा, और ऐसे केस में फ्रिक्शन क्या होगा, अप द इंक्लाइन लगेगा। फ्रिक्शन जब अप द इंक्लाइन लगेगा तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन वुड बी दिस, ठीक है। उस केस में निकाल लेते हैं, आंसर तो हमारा आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझना भी है ना टॉपिक को। क्या क्वेश्चन बनाते हुए तो कोई जल्दी रेस तो है नहीं, हम लोग इसको कर लेते हैं पूरा। देखो समझ पा रहे हो, अगर थीटा 45 से बड़ा होगा तो mg sin थीटा जो डाउन द इंक्लाइन लग रहा है वो mg cos से बड़ा हो जाएगा, और स्लिपिंग का टेंडेंसी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अगर होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। तो ये आ जाएगा F विल बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा, एंड n इज व्हाट, mg sin थीटा mg cos थीटा। तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू म्यू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, or we can say this is equal to yes minus mu plus 1 cos theta is greater than equal to ठीक, ओके। सो
सॉरी साइन थीटा, और इक्वल से tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू प्लस 1, ठीक है। तो ये पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो देखो एक ही पार्ट में बन गया था हम लोग का, मतलब दूसरा केस कंसिडर करने का जरूरत नहीं था, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हम लोग पूरा क्वेश्चन को समझें, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखो आया था आपका कब, 2018 में आया था क्वेश्चन, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन देखो 2018 का है, कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक। कोई 2018 बहुत क्वेश्चन आया नहीं, 3 क्वेश्चन देखो न्यूटोनियन से आया है, पर अलग अलग टॉपिक्स है, कोलिजन का है, ये फ्रिक्शन का है, ये स्प्रिंग फोर्स का है, तो सेम टॉपिक्स नहीं है। मैकेनिक्स में भी अलग अलग टॉपिक, मैकेनिक्स तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखो क्या है, ए बॉल कम्स इन फ्रॉम द लेफ्ट विथ स्पीड 1 in arbitrary unit and causes series of collision, ठीक है। The other 4 balls shown in the figure initially at rest, okay. The initial motion are shown below. Number in the circle indicate object relative mass, ठीक है। The initial velocity of the balls shown in the figure are represented by 1 0 0 0, ठीक है। मतलब इसका 1 यूनिट वेलोसिटी है, ये सब रेस्ट पे है, बाकी चारों। A negative sign means velocity directed towards left, अच्छा। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, ठीक है। ये चारों मास शुरू के आइडेंटिकल हैं, शुरू के चारों मास आइडेंटिकल हैं, और ये वाला मास जो है वो ट्वाइस, मतलब ये सब अगर 1 kg का होगा तो ये 2 kg का है। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये मतलब ध्यान भी रखिए आप लोग, हेल्पफुल है। अगर मान लो एक मास m है, वेलोसिटी v है, ये मास m है, दोनों का मास सेम है, लेकिन अगर ये रेस्ट पे है, या इवन हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका वेलोसिटी मान लो u1 है और इसका u2 है, ये बिफोर कोलिजन है। देन आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी गेट एक्सचेंज्ड, मतलब इसका u2 हो जाएगा और इसका u1 हो जाएगा। ऑफ कोर्स कोलिजन तभी होगा जब u1 मोर देन u2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये इसका u1 है तो इसका u2 हो जाएगा, इसका u2 है इसका u1 हो जाएगा। मतलब ये अगर ये फास्ट है, ऑफ कोर्स फास्ट होगा तभी कोलिजन होगा, ये फास्ट है तो ये स्लो हो जाएगा, ये स्लो है तो ये फास्ट हो जाएगा। इसी का स्पेशल केस है कि अगर u2 मान लो 0 है, मान लो सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, तो उस केस में पहला बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा और दूसरा बॉडी पहले बॉडी का वेलोसिटी को इनहेरिट कर लेगा। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, वेलोसिटी गेट एक्सचेंज्ड, ठीक है। तो पहला कोलिजन कब होगा तुम्हारा, पहला कोलिजन होगा, ये मान लो तुम्हारा अभी क्या है, वेलोसिटी इसका 1 है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड मान लो और 1 kg मान लो। तो जब मोशन जब टकराएगा, इससे टकराएगा तो क्या हो जाएगा, इसका पहले वेलोसिटी क्या है, पहले वेलोसिटी आपका है 1 0, सब रेस्ट पे है ना, ठीक है। अब जैसे ये टकराएगा इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी 1 हो जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी का 0 1 0 0 0। अब ये वेलोसिटी 1 हो गया, अब ये इससे टकराएगा तो इसको वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। फिर ये टकराएगा तो इसको वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब इसका जो मतलब कोलिजन, 3 कोलिजन जब हो जाएगा, तो पहला तो रेस्ट पे आ गया, दूसरा भी रेस्ट पे आ गया, तीसरा भी रेस्ट पे आएगा, चौथा आपका 1 वेलोसिटी हो गया, पांचवा 0 हो गया। मतलब ये पांचवा बॉडी से टकराने के पहले वाला स्टेटस है। मतलब ये ट्रांसफर कर दिया इसको, ये 0 हो गया, फिर ये अगला ट्रांसफर कर दिया, ये 0 हो गया, ये अगला को ट्रांसफर, ये 0 हो गया। तो बिफोर द कोलिजन विद द फिफ्थ बॉडी यू हैव दिस स्टेटस, ठीक है। अभी क्या है, इसका वेलोसिटी जो है तुम्हारा 1 है और ये रेस्ट पे है। अब देखो ये आइडेंटिकल मासेस नहीं है,
ये आइडेंटिकल मासेस नहीं है, ये 1 kg का है, 2 kg का है, तो उस केस में जो है, उस केस में वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगा कि मासेस अनइक्वल है, मासेस अनइक्वल है। तो अब इसका कोलिजन देखते हैं, ये कोलिजन होगा, उसके बाद क्या होगा। अब ये कोलाइड करेगा, जब चौथा बॉडी पांचवें बॉडी से कोलाइड करेगा, तो सपोज करो कि आफ्टर कोलिजन चौथे बॉडी का वेलोसिटी मान लो v1 है। अब पांचवें बॉडी का कोलिजन के बाद वेलोसिटी मान लो v2 था, ठीक है, वेलोसिटी v2 है। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी बिफोर कोलिजन 1 into 1, 1 इज द मास एंड 1 इज द वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन हम v1 v2 मान लिए, तो 1 का वेलोसिटी v1 माने, 2 का वेलोसिटी v2 माने, तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन आपका कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन का आ जाएगा, v2 डैश माइनस v1 डैश बिफोर कोलिजन का। तो अगर ये बॉडी नंबर 1 है, बॉडी नंबर 2 है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या है v2, सेकेंड बॉडी का, पहला बॉडी का v1, और v1 का 1 है और सेकेंड बॉडी रेस्ट पे था। तो एक इक्वेशन वहां से भी आ रहा है हम लोग का, एक तो हो गया v1 प्लस 2v2 इज 1, एक इक्वेशन। अच्छा, इसेंट क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन 1, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा माइनस v1 प्लस v2 इक्वल्स टू ऑल्सो 1, ठीक, ओके। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो v2 would be 1/3 and v1 would be what? -2/3. Is it correct? v2 is 1/3 and v1 is -2/3. इसे पुट कर देके देख लो, 2/3 1/3 1 आ गया, ये क्या आ गया 2/3, ये 0 आ गया यार। रुको फिर से करते हैं, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा क्या 3v2 इक्वल्स टू 2, नहीं v2 आ गया 2/3 और v1 आ गया -1/3। अब सही है, अब ठीक है। तो ये बॉडी जो आ गया आफ्टर कोलिजन तुम्हारा, इसका तो हो गया वेलोसिटी 2/3, इसका वेलोसिटी क्या आ गया -1/3। अगर डायरेक्शन दे दिया हो तो माइनस हटा दो फिर। अब ये इधर 1/3 से मूव कर रहा है, इससे कोलाइड करेगा, ये इनहेरिट कर लेगा वेलोसिटी, इंटरचेंज हो जाएगा वेलोसिटी, फिर से कोलाइड, फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा वेलोसिटी, फिर इंटरचेंज हो जाएगा, तो फाइनली इसका वेलोसिटी 1/3 लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, समझ लो, इसका इलास्टिक ओरिजिन हो जाएगा ना, फिर से ये इलास्टिक इससे करेगा तो इसका 0 हो जाएगा, ये 1/3 पे रीच कर जाएगा, ये फिर कोलाइड करेगा तो इसका 0 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ऐसे कोलाइड हो जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी क्या बनेगा, पहला जो बॉडी है वो -1/3, मतलब माइनस मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, सेकंड रेस्ट पे है, थर्ड रेस्ट पे है, फोर्थ रेस्ट पे है, और जो लास्ट बॉडी है वो 2/3 से आगे जा रहा है। कौन सा हुआ, ये हुआ बी आंसर पे, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2018 में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो 2019 का क्वेश्चन है, जस्ट 2019। तो क्या बोल रहा है, ए बुलेट विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 इज फायर्ड इनटू द log of wood, the resistive force by the wood on the bullet is given by नीटा v पे पार अल्फा, और अल्फा जो है 1 से छोटा है, ठीक। अच्छा, what is the time taken to stop the bullet inside the wood log? तो देखो ये रेजिस्टिव फोर्स जो है वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा होगा, ठीक है, ये वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर हम लोग बुलेट का बात करें तो ये मान लो बुलेट है, ये v वेलोसिटी से
वी नॉट वेलोसिटी से ये वुड पे फायर किया गया है, ठीक है। अब वुड में जैसे ही घुस रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना, नीटा वी टू द पावर अल्फा, ठीक। where v is the velocity at any time t, at t equal to 0 this v is v naught। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, टाइम में पूछा है ना, m dv by dt। अच्छा, वेलोसिटी जिधर है उस डायरेक्शन का अगर पॉजिटिव लेते हैं तो फोर्स जो है वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, dv by dt नेगेटिव है। as the t increases, t always increases, v is falling, dv by dt is inherently negative, इसलिए माइनस यहाँ लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब हम लोग को निकालना है जब ये भी वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, dv इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, v नॉट है, और हमें वो टाइम t निकालना जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, v नॉट टू 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा और v नॉट 1 माइनस अल्फा, यानी t क्या आ रहा है तुम्हारा, t comes to be m by neta v naught 1 minus alpha और 1 minus alpha। C is the correct answer, ठीक है, C is the correct answer। ओके, ठीक है, ठीक है। ये 2019 तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ये देखो 2021 का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2021। देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास एम इज सब्जेक्ट टू पोटेंशियल है वी एक्स वाई टी। अच्छा, देखो पोटेंशियल जो है सिर्फ आर का फंक्शन है, पोटेंशियल जो है ना एक्स वाई प्लेन में है और सिर्फ आर का ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर। द वी इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। ये सेंट्रल फोर्स टाइप का है, ये सेंट्रल फोर्स टाइप का है। फोर्स जो होगा माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएगा। वी क्या आ गया, वी हो गया तुम्हारा के आर स्क्वायर। तो फोर्स सेंट्रल फोर्स सिस्टम है, सेंट्रल फोर्स सिस्टम में क्या कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम। सेंट्रल फोर्स सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एल इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होता है, एम आर क्रॉस पी लिखते हो ना, एल इज आर क्रॉस पी, ये कंजर्व्ड रहेगा। तो आर क्रॉस पी क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी इज गोइंग टू बी सिंपली एम, सॉरी, आई कैप जे कैप के कैप, आर क्रॉस पी विल बी एक्स वाई 0 x dot y dot 0, so this will be what, xy dot minus, ये कंजर्व हो जाएगा, m तो कंजर्व है ही, ठीक है। तो चूंकि l कंजर्व है और m तो कांस्टेंट है, तो ये वाला जो टर्म है ये कंजर्व होगा, यानी ये कहाँ कौन सा आ रहा है, B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 2021 में आया था। देखिए कि लग रहा है ये मतलब सेंट्रल फोर्स मोशन है, और सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। ऐसे सेंट्रल फोर्स वाला चैप्टर में जाना चाहिए था, ठीक है। सेंट्रल फोर्स के बाद सेंट्रल फोर्स का चैप्टर ही करना है हम लोगों को, ठीक है। ये देखो, ये 2021 में आया क्वेश्चन तुम्हारा, क्या बोल रहा है, ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड अ स्मॉल होल एट द बॉटम इज कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अच्छा, पूरा लिक्विड से भर दिए हैं इसको हम,
तो थोड़ा बड़ा कर दे। ठीक है, अब क्या बोला, लिक्विड ड्रेन्स आउट ऑफ द स्फेयर थ्रू ए होल एट एन यूनिफॉर्म रेट इन टाइम टी। यूनिफॉर्म रेट से मतलब अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज कांस्टेंट। मतलब मान लो अगर k इज द लिक्विड विच इज फ्लोइंग आउट, तो पर सेकेंड कभी भी हमेशा ही पर सेकेंड जो लिक्विड का फ्लो है वो सेम है ना, मतलब शुरू से अंत तक सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो टी टोटल टाइम लग रहा है, मतलब आधा अगर फ्लो करेगा तो t/2 होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो सेम है ना, यूनिफॉर्म है। अब क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट हाइट h ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर प्लस लिक्विड इनसाइड इट। अच्छा ठीक है, देखो थोड़ा इसको समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वालिटेटिवली एनालाइज करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो पूरे लिक्विड का सेंटर ऑफ मास और जो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास है दोनों एक ही जगह पे है। तो स्टार्टिंग में तो आपका जो h यहाँ से मेजर हो रहा है तो r ही है, मतलब शुरू में तो सेंटर ऑफ r डिस्टेंस पे है। अब क्या होगा, मान लो लिक्विड का लेवल यहाँ आ गया। ठीक है, लिक्विड का लेवल यहाँ आ जाएगा, तो उस केस में तीन चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। एक तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं लोअर हेमिस्फेयर का लिक्विड, अपर हेमिस्फेयर का लिक्विड, और एक स्फीयर। तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, समझो थोड़ा, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है। लोअर हेमिस्फेयर का जो लिक्विड है उसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, हमको ध्यान नहीं है, 2/3 ऐसे कुछ आता है, कुछ भी है मान लो। ठीक है, यहाँ पे मान लो लोअर हेमिस्फेयर का जो लिक्विड है उसका सेंटर ऑफ मास मान लो इस जगह पे है। जो जो स्फीयर बना हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास तो हमेशा ही सेंटर पे होगा। और लिक्विड को भी हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक 1 लोअर हेमिस्फेयर, 2 अपर हेमिस्फेयर। तो लोअर हेमिस्फेयर का यहाँ होगा। अब लोअर हेमिस्फेयर जो आधा जो यहाँ ये वाला लिक्विड है, इसका सेंटर ऑफ मास तो एज अ टाइम चेंज नहीं कर रहा है जब तक ये लिक्विड हाफ तक ना पहुँच जाए। जब तक हाफ तक नहीं पहुँचेगा, तो हाफ तो देखो t/2 में खाली हो रहा है ना, t/2 टाइम में आधा खाली हो जा रहा है। ठीक है, तो जब तक ये t/2 से मतलब फॉर टाइम मोर देन t/2 का बात कर रहे हैं, सॉरी लेस देन t/2, इन दिस केस लिक्विड जो है हाफ से ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जो लोअर हेमिस्फीयर में लिक्विड है वो तो सेंटर मास का नहीं चेंज हो रहा है, ऊपर वाला का लेवल नीचे आ रहा है, तो इसका सेंटर मास चेंज होगा, इसका सेंटर मास चेंज होगा। सेंटर मास कैसे चेंज होगा, इसका सेंटर मास जो है ना, जो ऊपर वाले लिक्विड का है अपर हेमिस्फीयर में, उसका सेंटर मास डाउनवर्ड जाता जाएगा, मास भी घट रहा है और इस रेफरेंस के नज़दीक भी आ रहा है वो। ठीक है, डाउनवर्ड जाता जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो ओवरऑल देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास विल फॉल, इट विल फॉल बिकॉज जो अपर हेमिस्फीयर का लिक्विड है उसका सेंटर ऑफ मास फॉल कर रहा है। यहाँ पे तीन चीज हम लोग कंसिडर करें, एक तो स्फीयर जिस मटेरियल से बना है उसका सेंटर ऑफ मास जो कि हमेशा सेंटर पे है, एक हो गया लोअर हेमिस्फीयर में जो लिक्विड भरा हुआ उसका सेंटर ऑफ मास, तो वो उसका सेंटर ऑफ मास इस टाइम पीरियड तक तो नहीं बदलेगा। ठीक है, टी लेस देन t/2 तक तो नहीं बदलेगा, तो वो कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इसका जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है, जो अपर हेमिस्फीयर है, उसका लिक्विड घट रहा है। ठीक है, और वो ऑफ कोर्स लिक्विड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर के नज़दीक आ रहा है, मास भी कम हो रहा है, डिस्टेंस भी नज़दीक आ रहा है, तो आपका ये सेंटर ऑफ मास जो है फॉल करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास फॉल करेगा, तो इसका जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे जाएगा। ओवरऑल सेंटर ऑफ इसका तो फिक्स है, और ये चूंकि ये फॉल कर रहा है तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा। ठीक है, यानी ये सेंटर ऑफ मास नीचे तो सब में जा रहा है तुम्हारा, नीचे तो सब में जा रहा है। ठीक है, तो t/2 तक तो फॉल ही कर रहा है, t/2 तक तो फॉल ही कर रहा है, यानी ये तो गलत है, ये तो दिख रहा है कि t/2 के पहले ही राइज भी करने लगा, नहीं t/2 तक तो हमेशा ही फॉल कर रहा है, t/2 तो इसमें फॉल कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है। अब ACD में देखना है कौन सा होगा। अब देखो, अब ये मान लो 2 गायब हो गया, मतलब अपर हेमिस्फीयर खाली हो गया पूरा। अब क्या हो गया सिचुएशन, अब सिचुएशन हो गया ये तो पूरा खाली हो गया तुम्हारा। ठीक,
अब तुम आ जाओ, अब दो ही कंपोनेंट हो गया, एक तो पूरा स्फेयर का जो सेंटर पे है वो, और जो लोअर हेमिस्फेयर का लिक्विड है वो। अब एक चीज समझो आप कि T/2 तक तो सेंटर मास फॉल ही कर रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब देखो, अब टाइम कंसिडर करो T मोर देन T/2। T मोर देन T/2 में जो अपर हेमिस्फेयर में तो कोई भी लिक्विड नहीं है, लोअर हेमिस्फेयर में लिक्विड है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कंसिडर करो एट टाइम जस्ट आफ्टर T/2, टाइम इंस्टेंट जस्ट आफ्टर T/2। इसलिए हम कर रहे हैं कि दो केस में देखो, यहां पे T/2 के बाद सेंटर ऑफ मास राइज कर रहा है, ठीक है। यहां पे D वाले केस में सेंटर ऑफ मास T/2 के बाद भी फॉल कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स कंसिडर ए टाइम इंस्टेंट जस्ट आफ्टर T/2। जस्ट आफ्टर T/2 क्या होगा? जस्ट आफ्टर T/2 देखो, लिक्विड जो है यहां से तो फॉल कर रहा है, ये तो कांस्टेंट रेट है फ्लो का। तो जस्ट आफ्टर T/2 आपका मास तो फॉल करेगा, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा फॉल नहीं करेगा। मास तो तुम्हारा फॉल करेगा, लेकिन जो लिक्विड का लेवल है वो बहुत अधिक फॉल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ जो हाइट है वो सबसे कम यहीं पे रहेगा, जब ये बिल्कुल मिड में रहेगा। बात समझ में आ रहा हो? जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉल था हाई रहेगा, हाइट का रेट ऑफ फॉल बोल रहा है। रेट ऑफ इफ्लक्स तो कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कम मास में ज्यादा ये रीजन ऑक्युपाई हो रहा है, अब यहाँ पे रेट ऑफ फॉल ऑफ हाइट कम रहेगा, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर T/2 का बात करें तो इसका जो लेवल है वो बहुत कम फॉल किया होगा, लेकिन मास का जो रेट ऑफ फॉल है वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर रेट ऑफ फॉल बहुत जस्ट आफ्टर T/2 का बात करें, जस्ट आफ्टर T/2 ये जो मास का जो फॉल है, मास और लिक्विड कितना अंदर फॉल कर रहा है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है। लेकिन जो हाइट का फॉल है वो आप देखो, जब मिड में रहेगा तो सबसे धीरे धीरे फॉल करेगा उस टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉल का मतलब है कि ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकलेगा ना, तब ना हल्का फॉल करेगा हाइट। तो यहाँ पे जो हाइट का फॉल होगा वो थोड़ा धीरे होगा, लेकिन मास का फॉल तो यूनिफॉर्म है हर जगह। तो ऐसे केस में अगर जस्ट आफ्टर T/2 का बात करें तो जस्ट आफ्टर T/2 हाइट इज नॉट गोइंग टू फॉल सिग्निफिकेंटली, बट मास इज गोइंग टू फॉल। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 की वजह से लोअर हेमिस्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो शुरू में फॉल करेगा, T/2 के बाद शुरू में फॉल करेगा, ठीक है, शुरू में फॉल करेगा। यानी इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास T/2 के बाद भी फॉल करता रहेगा एक समय तक, एक समय तक सेंटर ऑफ मास फॉल करता रहेगा, और वो आंसर सिर्फ आपका डी में है, ठीक है। बाकी सॉल्व करना मैथमेटिक्स से कर भी सकते हैं, बट ऐसे इसको आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें मतलब अच्छा एनालिसिस से इन्वॉल्व है। मतलब यही सब क्वेश्चन देखो करने से ना फिजिक्स इंप्रूव होता है लोगों का, ठीक है। तो इसको ऐसे आप सोच सकते हैं कि आपके पास अगर कोई और वे है, लाइन ऑफ अप्रोच है, तो बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया था आपका, ठीक है। ये देखो 2022 का है, 2022 में क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है? A particle of mass m is moving in a circular path with a constant radius r such that its centripetal acceleration ac is varying with time as this। देखो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। यानी कि यहां से देखने से ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा जो है ना एज द टाइम पास में इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और क्या बोल रहा है? पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। देखो ओमेगा बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ेगा ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ेगा। वो कितना बढ़ रहा है? r इंटू के टी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा यहाँ पे, यानी इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि आपका जो है
एक फोर्स टेंजेंशियल भी लग रहा है और एक ये सेंटीपीटल तो लग ही रहा है। तो सेंटीपीटल फोर्स जो है ना, दैट डजंट डू वर्क, क्योंकि सेंटीपीटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो सेंटीपीटल फोर्स विल नॉट डू एनी वर्क, ठीक है। सेंटीपीटल फोर्स is perpendicular to velocity, it only changes the direction of velocity, doesn't change the magnitude of velocity, ठीक है। लेकिन ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है जो कि इसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वो वर्क करेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स लग कितना रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डेरिवेटिव, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें के आर है, के आर है, यानी टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज इक्वल टू एम के आर। अच्छा, अब पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा जी, ये टेंजेंशियल फोर्स एफ इंटू वेलोसिटी वी, मतलब एम के आर इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज के टी आर, ये हो जाएगा एम के स्क्वेर आर स्क्वेर टी, एम के स्क्वेर आर स्क्वेर टी किया जाएगा। कोई डाउट तो आप कमेंट में हमेशा ही पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। ये आपका 2022 में मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो 2022 का है, क्या बोल रहा है, फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पासेस थ्रू ए पोल विथ वेलोसिटी u, ठीक है। मतलब ये ट्रेन है तुम्हारा बड़ा सा, ठीक है, चक्का रहता है ट्रेन में, तो ये ट्रेन है, इसके सामने एक पोल है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में जब फ्रंट एंड, जब यहाँ पे ऐसे ट्रेन आया तो जो जैसी ट्रेन आया यहाँ पोल के पास पहुंचा तो उसका वेलोसिटी कितना था, u था। और जब क्रॉस कर गया तो बैक एंड जब आया, जो ए पोल के पास था तो वेलोसिटी इसका u था। और जब ये b आ गया पोल के पास तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया, u हो गया। विथ व्हाट वेलोसिटी डज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रेन पासेस, मान लो ट्रेन का लेंथ l है, तो यानी ट्रेन जब l डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसका वेलोसिटी बढ़ के u से v हो जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर अपॉन 2l, पढ़े होंगे आप, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, अगर हम मान के चल रहे हैं कि कौन सा एक्सेलरेशन दे ही रखा है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ठीक, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब हमको निकालना है वेलोसिटी कब, जब आपका l/2 लेंथ पास कर रहा है, तो ये v डैश मान लो, ठीक है। तो मिड पॉइंट तभी हुआ ना जी, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2l इंटू l/2, ये 2 कट गया, तो ये आ जाएगा क्या, u स्क्वायर l कट जाएगा, so that is यानी v डैश व्हेन द लेंथ l/2 जब रहेगा तो ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, मतलब जब 10+2 में घुसता है बच्चा लोग तो इस तरह क्वेश्चन करता है, तो ये तो सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पर इस लेवल पे लोग भूल जाते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मतलब बहुत इजी नहीं बोलेंगे, मतलब क्योंकि बहुत सारी चीज़ भूल जाता है लोग ना इस टाइम, ये सब पढ़ते नहीं हैं लोग ग्रेजुएट लेवल पे ना काइनेमेटिक्स, ठीक है। ओके, अच्छा 2022 में काफ़ी क्वेश्चन आ रखा है, देखो 2022 में मतलब मैकेनिक्स और भी टॉपिक देखना पड़ेगा कि और कितना क्वेश्चन आया है, मैकेनिक्स अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A small object A of mass m is free to slide on an inclined plane of a triangular block B of mass 2m, ठीक है, ये 2m है, okay, block A starts sliding under the action of gravity from the highest point of the block. What is the speed of block B when block A hits the floor? देखिए एक अप्रोच तो है कि हम लोग
एक्सीलरेशन निकालें वेज का और ब्लॉक का, जो हम लोग किए थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, आप याद करो, सूडो फोर्स का एक टॉपिक था, उसमें हम लोग इसी केस का दोनों का एक्सीलरेशन निकाले थे। क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा ना, ये पीछे जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसका वेलोसिटी v है, तो इसका वेलोसिटी क्या लोगे, इसका u ले लो, इसका u ले लो और इसका v ले लो, ठीक है, पीछे जाएगा। अच्छा, ब्लॉक बी तो v वेलोसिटी से पीछे जाएगा, बट ब्लॉक ए के अंदर दो वेलोसिटी होगा, एक तो u वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन है, और एक v वेलोसिटी जो इनहेरिट करेगा, चूंकि वो वेज पे रखा हुआ है तो वेज का सारा वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा, वो वेज का सारा वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट वेलोसिटी का, देन सी दिस इज थीटा, राइट, दिस 30 डिग्री, दिस विल आल्सो बी 30 डिग्री। तो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा ना, रिजल्टेंट v डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, अगर v डैश स्क्वायर का बात करें, cos 30 माइनस cos 30 मीन्स, यानी एक तरह से ये ऐसे आ रहा है, ठीक। ओके, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ द ब्लॉक। अब क्या करना है बताओ, कहने वो उससे तो करेंगे नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से तो बहुत बड़ा स्मॉल है, कैपिटल है निकालोगे, वेज का एक्सेलरेशन उसका बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें एक काम करो, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो आप। मान लो u इज द वेलोसिटी व्हेन a reaches the bottom, u is the velocity when a reaches the bottom, and v is the velocity when a reaches the bottom। जो a bottom reach कर जा रहा है, इसका मान लो u वेलोसिटी है और उसमें वेलोसिटी इसका v है, ठीक है। तो ऐसे केस में इनिशियली एनर्जी क्या था, इनिशियली एनर्जी आपका m इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितना आएगा L sin 30 यानी L/2, और जब ये बॉटम पे आ जाएगा तो पूरा का पूरा जो P है वो बड़े वाले ब्लॉक वेज और ये ब्लॉक के के में कन्वर्ट कर गया, इसका मतलब तो वेज का के कितना आ रहा है 1/2 इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। अब ब्लॉक का के कितना आ जाएगा 1/2 इंटू m इंटू वी डैश स्क्वायर, और वी डैश स्क्वायर क्या है, वी डैश स्क्वायर इज u स्क्वायर 2uv नहीं √3uv, ठीक। एक तो ये आ गया। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो जो ब्लॉक वेज प्लस ब्लॉक सिस्टम है उस पर सारा का सारा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब mg प्लस 2mg ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है। तो ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम का हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम क्या था, शुरू में मोमेंटम 0 था, ब्लॉक और वेज दोनों रेस्ट पे था। जब बॉटम में आएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब देखो वेज तो पीछे है, इसको राइट डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव मानते हो तो when the block reaches the bottom, what is the momentum of the wedge, momentum of the wedge is, अब ब्लॉक का मोमेंटम क्या होगा x डायरेक्शन में, ब्लॉक के अंदर दो वेलोसिटी, एक v और एक u, और ये हो गया हमारा कितना 30। तो x डायरेक्शन में ब्लॉक का मोमेंटम है आपका m इंटू u cos 30 माइनस v, ठीक। यानी यहां आ रहा है -3mv
दिस। हमें निकालना क्या है, हमें v निकालना है। तो हम कह सकते हैं u इज (2√3v). u इज 2√3v। और इसको यहां पुट कर दो, mm कट गया, हाफ हाफ कट गया, ये आ जाएगा GL 2v² प्लस u², 4 12v² v² और -√3 एंड u इज कितना आ जाएगा, 12 2 14 15 में से 6, यानी v इज दिस। ठीक, ये आ जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेंगे, ये सवाल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक्सेलरेशन निकाल के भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो देखो MCQ था, दैट वाज MCQ। अब हम लोगों को नेट का करना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी क्वेश्चन आता है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया रहेगा, आपको सॉल्व करके आंसर फीड करना है, इंटीजर्स में रहेगा आंसर्स। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A uniform steel chain is 10 meter long with a linear mass density 2 kg per meter. Chain hangs vertically with one end attached to the horizontal axle, having negligibly small radius compared to the length. ठीक है, what is the work done to slowly wind up the chain on the axle? अच्छा, मतलब कि ये तुम्हारा एक्सल है और यहां से जो है चेन लटक रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग को वाइंड डाउन करना है, ऐसे वाइंड करना है। ठीक है, घुमा के। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो कि हम इसको, ये 10 मीटर है, ये रेफरेंस मान लो, तो शुरू में चेन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मास ऑफ द चेन कितना है, 10 × 2 20 kg इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यहां सेंटर ऑफ मास होगा ना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्क कर रहे हैं। ये जो वर्क होगा वो आपका कहां जा रहा है, इसमें ऐड हो जा रहा है, और ये अपीयर किस फॉर्म में हो रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम विल गिव यू फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ये पूरा ऐसे ऐसे इसमें जो है लपेटा गया, तो पूरा का पूरा मास जो है 10 मीटर हाइट पे चला गया। यानी 20 kg जो मास है चेन का, वो पूरा का पूरा जो है वो 10 मीटर हाइट पे चला गया। तो वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 20 × 9.81 इंटू 10 × 10 - 5, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 50 100 981 जूल या न्यूटन मीटर जो बोल दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, 981 आंसर विल बी 981 जूल और न्यूटन मीटर जो भी बोल दो। ठीक है, ओके, ये 2019 में आया था। ये क्वेश्चन देखो, 2 यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 आर कनेक्टेड टू ए फ्रिक्शनलेस हिंज ए
The hinge is held at a height and other end of the rod rests on the frictionless plane such that the angle between rod is 2 pi by 3. If the hinge is released from the rest, what is the speed of hinge when it hits the floor? ये रोटेशन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन है और इसमें डायग्राम भी दिया होगा मेरे ख्याल से, मेरा टाइपिस्ट लो टाइप नहीं किया है। ये ऐसे कुछ होगा, देखो दो रॉड है, ठीक है, और ये एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे लाई कर रहा है, लाई ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर। और एक हिंज हम लोग ड्रा कर दें, ये मान लो हिंज है। जैसे बचपन में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते, कंपास, कंपास का एक डिवाइडर होता था, कंपास के जैसा एक डिवाइडर होता था और ऊपर हिंज लगा होता था, याद है? मतलब इस तरह का ना, इस तरह का रहता था डिवाइडर, बहुत कम यूज करते थे हम लोग शुरू में, तो बचपन में समझ में ही नहीं आता था क्यों दिया रहता है, ठीक है, ऐसे रहता था और ऊपर हिंज गोल टाइप का हिंज लगा होता था, तो ऐसे ऐसे मूव करता था वो, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ भी कुछ वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 करके ऐसे टकरा रहा है, ठीक है, ऐसे है और ये नीचे नीचे सरकेगा क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस है, आपका ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, सो इट विल गो लाइक दिस, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, ओके। अब क्या पूछ रहा है, देखो सर द एंगल बिटवीन रॉड इज 2 पाई बाई 3। शुरू में एंगल जो है 2 पाई बाई 3 है, मतलब अगर हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये दोनों पाई बाई 3 हो जाएगा, बोथ ले पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, इफ द हिंज इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, पाई बाई 3 था जब रेस्ट पे था ये, और उसको रिलीज कर दिया, तो रिलीज किया तो क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा और ये नीचे आएगा, है ना, मतलब ये जो है आपका ऐसे ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फॉल करेगा और जो भी ग्रेविटेशनल पी डिक्रीज करेगा वो सारा का सारा के में कन्वर्ट कर जाएगा आपका। शुरू में ग्रेविटेशनल पी क्या है, ग्रेविटेशनल पी अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, सेंटर पे यहाँ पे रॉड का 1 मीटर का है तो ये 0.5 मीटर और ये 0.5 मीटर हो गया, ठीक है। और अगर हाइट का बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास का हाइट क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 3 है तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो शुरू में जो है सारा का सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है और लास्ट में सारा के में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, ट्वाइस इंटू कितना केजी का रॉड है, मास, मास तो जब कट जाएगा शायद, तो mg and L is 1, तो L by 2 is 0.5 साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और ये क्या होगा, धीरे धीरे ये सारा ये नीचे आता जाएगा, ये ऐसे जाता जाएगा और पूरा का पूरा जब हिंज हिट कर जाएगा तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस पॉइंट के बाद रोटेशन हो रहा है, इस पॉइंट के बाद रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, अगर आप के ई एक्चुअली ये होता है, के ई इज 1/2 MVCM स्क्वायर प्लस 1/12, सॉरी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब के ई ऑफ ट्रांसलेशन, रॉड ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है आपका, ठीक है। तो अगर ये निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, पुट करो वैल्यू, VCM क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यही हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2 ml स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर,
ओके, तो 3 और एक 4/12 मतलब 1/3 1/6, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फाइनल ओमेगा निकाल लो कितना आ रहा है, एम कट जाएगा तुम्हारा, और एल दिया हुआ है, एल इज 1, तो ओमेगा स्क्वायर वुड बी व्हाट 2 इंटू जी इज 9.81 इंटू 0.5 इज, अच्छा 2 उधर भी जाएगा, एक 2 और गुना कर दो, ये 2 उधर जाएगा ना आपका, एल तो 1 है, 2 इंटू जी हो गया, अब वो 0.5 इज अगेन 1/2 एंड साइन 30 इज ऑल्सो 1/2, तो ये सब तो कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो ओमेगा जो आएगा आपका ये आ जाएगा। आपको वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी विल बी ओमेगा इंटू L/2। अच्छा हिंज का वेलोसिटी पूछा है ना, तो ओमेगा इंटू एल कर दो इसको। सो दिस इज 9.81 का अंडर रूट, देखो कितना निकलेगा, अंडर रूट 9.81 3.132, ये आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 3. दिस इज द यार वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड, ओके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स का सारा कर लिया इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग सेंट्रल फोर्स का कर लेंगे, 11 तारीख का एग्ज़ाम है, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक का प्रीवियस क्वेश्चन हम कर दें आपका, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है। तो ओके, so if you are liking these videos, you can subscribe to my channel Trajectory Education, and you can also download the app TV the Learning app. Okay, thank you very much.